नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वार्निंग की टाइमिंग पर उठते सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमजोर मंत्रियों को एक ही संदेश है, या तो बदल जाओ या फिर बदले जाओगे। और इस संदेशनुमा वार्निंग की टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सामने 10 सीटों के उपचुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगभग 2 साल ही बचने वाले हैं, यानी उपचुनाव तक सरकार का आधे से ज्यादा समय बीत जाएगा और इस सीमित समय में जनता की शिकायत दूर करनी होगी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से कहा है कि गुटबाजी दूर करें, फील्ड में उतरें, अपने प्रभार वाले जिलों में जनता से संवाद करें, हर महीने अपने प्रभार वाले जिले में कम से कम 24 घंटे का समय दें, सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, आम नागरिक और प्रबुद्ध जनों से संवाद करें तो समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का फायदा बताएं और जनसुनवाई करके समस्याओं का निराकरण करें। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को एक्टिव और चौकन्ना रहने के निर्देश दे दिए हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ सकता है जान नहीं सकते, पता नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ मंत्रियों को आपसी सामंजस्य से काम करने का निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके प्रभार वाले जिलों को भी बदलते रहते हैं, ताकि मंत्रियों की पहचान पूरे प्रदेश में स्थापित हो सके और कार्यशैली का परिचय भी मिल सके। इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल इंजीनियरिंग का भी सहारा लिया है। उपचुनाव वाले जिलों में मंत्रियों को प्रभार जाति देखकर दिया गया है। प्रभारी मंत्रियों के सामने न केवल उपचुनाव बल्कि 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार और संगठन की अपेक्षा पूरी करने की भी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने की योगी सरकार की क्या तैयारी है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, वो सुन लीजिए। बीजेपी का संगठन भ्रष्टाचारी, अपराधियों और स्वार्थी लोगों का संगठन है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद अपराध बढ़ गए, दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब सत्ता में आए थे, वादा किया था कि नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां किनको दी जा रही? संगठन के आपस के लोगों की। तो जब स्वार्थ होगा तो वहां पर तो गुटबाजी और लड़ाई होनी है। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता बेहद नाराज है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी हराने का काम किया है। प्रभारी मंत्री के विभागों में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। बंदर बांट को लेकर ये लड़ाई है। ये जितने भी आपस में लोग लड़ रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, मंत्री संगठन के लोग आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ लूटपाट की लड़ाई है, हिस्सा नहीं मिल रहा है। जनता इनको समझ चुकी, उपचुनाव में भी हराएगी और 2027 में इनका सुपड़ा साफ करेगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति बस से बदतर हालात से गुजर रही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे किसानों की समस्या हो, नौजवानों को बेरोजगार हतोत्साहित है, हमारे व्यापारी हतोत्साहित हैं। आज देखें, इस सरकार के ऊपर न तो इनके विधायक का, न तो इनके मंत्री का, न तो उत्तर प्रदेश की आम जनता का, किसी का भी भरोसा नहीं रहा है। हर एक व्यक्ति आज के समय में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम आ जाए, ऐसी कहावत चरितार्थ बैठती है। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जंगल राज कायम हो चुका है। जाति और धर्म देख करके जो है एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, कभी जाति कार्ड खेलती, कभी धर्म कार्ड खेलती। आज माननीय मुख्यमंत्री चर्चा की है। कुछ माननीय मंत्रियों के प्रभार जिले में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उसके बारे में चर्चा की है, और किस तरीके से प्रभारी मंत्री के रूप में मंत्रियों को अपनी भूमिका निर्वाह करना है, उसके बारे में कुछ बातों का मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला है। बहुत स्वाभाविक रूप से समन्वय सभी कार्यकर्ताओं से भी स्थापित करना है, स्थानीय लोगों से, और मंत्रियों को आपस में भी वो समन्वय है ही है, लेकिन उनका और बेहतर कोऑर्डिनेशन इस तरीके से कि दूसरा मंत्रालय, दूसरा विभाग क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी लेके और वहाँ क्षेत्र में बताने का काम करें। एक नहीं, दो नहीं, 75 जिलों के प्रभारी मंत्री बदल दिए और उपचुनाव से पहले एक बड़ा संकेत है और संदेश भी कि बदल जाइए वरना बदले जाएंगे। उपचुनाव से पहले ये कोई पहली बार नहीं है जब हम उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक्सरसाइज देख रहे हैं, लेकिन करना भी जरूरी हो जाता है जब लोकसभा में चुनाव के परिणाम अच्छे ना आए हों।
मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी। बालकृष्ण पांडे जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बालकृष्ण पांडे जी बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र सागर जी आपका भी स्वागत। पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े। आलोक जी बहुत स्वागत आपका भी। आलोक जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? उपचुनाव से पहले और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी सरकार को समय नहीं है बहुत ज्यादा काम करने के लिए, तो अभी से एक्सरसाइज दौड़ भाग शुरू कर दीजिए, मंत्रियों को सीधा संकेत। लेकिन क्या अगर किसी मंत्री का परफॉर्मेंस ज्यादा खराब है और इस उपचुनाव के बाद भी नतीजे नहीं मिलते हैं तो बदले जाएंगे? पारुल जी, मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की और उनके प्रभार बदले, मुझे लगता है कि अगर वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते और अधिकारियों से कहते कि आप लोग मंत्रियों की सुनिए, हमारे विधायकों की सुनिए, तो वो ज्यादा उचित होता है। क्योंकि जब आज ही का मामला देखिए निकल के आया, सीतापुर में विधायक एक दरोगा को कह रहे हैं कि जब तुम मेरी नहीं सुन रहे हो तो तुम आम जनता की क्या सुनते होगे। तो समस्या ये है कि जब किसी विधायक की, किसी मंत्री की सुन ही नहीं रहा कोई, तो काम कैसे होंगे? धरातल पे काम नहीं होंगे तो आप कितने भी लोगों को बदल दीजिए, चाहे जिला बदल दीजिए, चाहे मंत्री का विभाग बदल दीजिए, तो वो अमल कैसे होगा? तो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पे आप ध्यान दीजिए। अधिकारियों से पूछिए कि उन्होंने अब तक क्या किया। जिले में जो समस्याएं हैं लोगों की, वो आखिर वो राजधानी में क्यों आते हैं? आत्मदाह करने लोग राजधानी क्यों आ रहे हैं? अगर उस जिले में ही सब समस्याओं का निस्तारण हो जाए तो मुझे लगता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों की क्लास लगाते और उन अधिकारियों से पूछते, तो चूंकि कई विधायक, कई मंत्री खुद इतने हताश और निराश हैं कि उनको उनके खुद के काम नहीं होते हैं, तो जनता के काम क्या कराएंगे? तो ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी देखिए, जब शुरुआत हुई है, अभी मैंने कई बार डिबेट में आपके अनादि टीवी पे कहा कि कई ऐसे आयोग, कई ऐसे निगम थे जहां पे लोगों का समायोजन नहीं किया गया, अपने कार्यकर्ता उपेक्षित नजर आ रहे थे। तो ये सब कई कारण थे जिसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भुगता है। तो अब उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद अगला विधानसभा चुनाव है। अगर उसमें इनको परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो कम से कम जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना होगा। प्लस जो अधिकारी हैं, देखिए मैं हर बार ये कहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जो अधिकारी होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं, वो सुनते ही नहीं, वो अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। बालकृष्ण पांडे जी क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, विकास सुशासन के लिए कटिबद्ध है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारे मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री हैं, चाहे वो संगठन का स्ट्रक्चर हो ऊपर से लेकर नीचे तक, निश्चित रूप से सदैव ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही संवाद में रहता है। चाहे वो चुनाव हो या ना हो, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जनता के साथ संवाद है उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय हो जाता है तो कुछ परिवर्तन अनिवार्य होते हैं। एक रूटीन का परिवर्तन है और रूटीन के परिवर्तन में कई बार उससे एक उत्साह का भी संचार होता है और तमाम चीजें बदलती भी हैं। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मंत्रिमंडल के जो साथी हैं या मंत्री हैं, उनके दायित्व में, जिलों के दायित्व में जो परिवर्तन किया गया है वो एक प्रकार का रूटीन का सरकार का परिवर्तन है। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी मुखिया है उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो उनको जो उपयुक्त लगता है कि कैसे आम जन को जो सरकार का लाभ है प्राप्त हो, कैसे प्रदेश विकास की मुख्य धारा में और तेजी से आगे बढ़े, कैसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सीधे सीधे, पहली बार ऐसा हुआ है इन 10 सालों में कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उनके खाते में आम जनमानस को मिला है जो उसके पात्र हैं, तो उसको और किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये एक रूटीन का चेंज है जिसमें कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम जनमानस और अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, गरीबी रेखा में जो है या ऊपर आया है, उसको कैसे पुनः गरीबी रेखा से ऊपर लाने के बाद उसको मेंटेन रखेंगे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी बन पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों की कृत संकल्पित है। एक एक टिप्पणी मैं दोनों पार्टियों से ले लेती हूँ जो आपके विपक्ष में हैं, उनका क्या सोचना है आपके इस एक्सरसाइज को लेकर वो मैं जान लूँ, उसके बाद आगे सवाल लूंगी। पूजा जी आप क्या कहेंगे इस पर? पारुल जी आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा का ये आंतरिक मामला है कि वो किसको कहाँ जिम्मेदारी दे रहे हैं, कहाँ उनको प्लेस कर रहे हैं और कौन सी विधानसभा किसको दे रहे हैं। हमारी विडंबना तो ये है ना पारुल जी कि मंत्रिमंडल आपके पास में है, मंत्रालय आपके पास में है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें एक बार ये कहना चाहिए था कि देखिए
आप जो है खाद्य मंत्री हैं, तो आप दाल का दाम कहाँ 100 रुपए केजी है ये कह करके मजाक ना उड़ाइए, उसका कार्यभार संभालिए। उनको ब्रिजेश पाठक से कहना चाहिए था कि आपके जो है दरवाजे पे कोरोना वॉरियर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोरोना योद्धा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप उनसे मिले क्यों नहीं, आप क्यों चले गए मुंह फेर करके। उनको पूछना चाहिए था केशव प्रसाद मौर्य जी से कि जब जो है 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी आपके दरवाजे पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप क्यों नहीं मिले उनसे, क्यों आपने दरवाजे बंद कर लिए। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल, आपके जो संगठन है आप उनको जहां चाहे वहां लगाए, आपका मंत्रिमंडल आप जहां चाहे वहां लगाए, पर कार्य करिए। कार्य इन्होंने नहीं किया हुआ है। इसी का परिणाम है पारुल जी की 2-2 विधानसभाएं मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। 2 विधानसभाएं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ले रखे हुए हैं, 2 विधानसभाएं जो है डिप्टी सीएम जी को दिया गया और 2 विधानसभा ब्रिजेश पाठक जी को दिया गया और ऐसे करके 2 विधानसभा भूपेन्द्र जी को दिया गया हुआ है। वो इसीलिए दिया गया ताकि ये लोग, इन्होंने भी कहा ना 2 डबल इंजन की सरकार, तो पारुल जी डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ऑटो है। इसका आगे का चक्का जो है योगी आदित्यनाथ जी है और पीछे के 2 चक्के होगा डिप्टी सीएम। और परेशानी की दोनों इनके बीच सामंजस्य नहीं है, ये डगमगा के चलते हैं, आगे चलेंगे वो कहेंगे नहीं हम दिल्ली जाएंगे। ये जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। कितना भी कर ले, जैसे आपने देखा था कि 14 मंत्री लड़े थे चुनाव और उनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 4 ही जीत पाए थे, 9 हार गए थे। तो इसी तरीके से बाई इलेक्शन में भी आप कार्य नहीं करेंगे जनहित में, तो जनता आपको मुक्त करती रहेगी। आप कहते हैं ना जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है हर चीजों के लिए, तो जनता जान गई कि जो जिम्मेदार उसी को जिम्मेदारी दिया ठीक है, लंबी बात हो गई आपकी, रुक जाइए। ठीक है राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है? पारुल जी देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को मान लिया कि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना बड़ा फेरबदल किया गया है, क्योंकि बहुत दबाव में है ये, समझे। केवल 10 सीटें इन्हें दिखाई दे रही है कि कैसे भी करके जीती जाए, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि उनके लिए कतई जो है चुनना नहीं है। और रह गई डबल इंजन की सरकार की बात, तो मेरे शहर में तो इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और घुटनों घुटनों पानी पूरे शहर में, और स्मार्ट सिटी में मेरा शहर आया हुआ है, लेकिन घुटनों घुटनों पानी जो है, लोग गड्ढों में चलने के लिए मजबूर है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। केवल लूट मार और भ्रष्टाचारी केवल बंदरबाज में लगे हुए हैं कि कैसे करके मार आए और कैसे करके जो है बंटवारा हो उसका। इसके अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं है, समझे। और रह गई जहां तक बात जो है, वो देखिए बहुत ज्यादा दबाव में है, इसीलिए 25-25 3 जगह बांटा गया है, लेकिन काम फिर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बंदरबाज की सरकार है और बंदरबाज में ही लगी हुई है, भ्रष्टाचारी चरम पे है इनकी सरकार में। और ये सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज बहुत सारे आरोप, इतने सारे ढेर सारे आरोप, फिर समय ज्यादा ले लेंगे बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, ये राजेंद्र जी का कहना है कि वो पहले से कहते हुए चले आ रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है और अब मंत्रियों को इधर उधर करके प्रभार अलग अलग देकर बदल कर ये साबित कर दिया कि आपके मिनिस्टर काम नहीं कर रहे थे। और सपा नेत्री का कहना है कि जब आप धरातल पर थे तो जनता जब आपसे समस्याएं बता रही थी तब आपने मुंह फेर लिया, इसीलिए भी आपको बदला गया जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्रियों को। जी 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 पारुल जी, निश्चित रूप से जो 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये राजसत्तात्मक जो सत्ता निश्चित रूप से जनतंत्र में है, लेकिन ये जिस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिवारवादी परंपरा और राजतंत्रात्मक सत्ता है। और मैं इनको प्रवक्ता मैं इनको प्रवक्ता कांग्रेस के चारण को ये बताना चाहता हूं कि 60 सालों तक देश को लूटने वाले, 60 सालों तक देश को बर्बादी की हद तक ले जाने वाले, 60 सालों तक देश के गरीबों का शोषण करने वाले, देश को गरीबी रेखा के नीचे ढकेलने वाले इन कांग्रेस के इन चारण को मैं कहना चाहता हूं जरा अपने गिरबान में झांक ले। 60 सालों तक क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? गरीबों की सरकार है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति जिसको हमने खड़ा रखा है, जिसको मजबूत सरकार है। आपका हाथ को आतंकवाद से भ्रष्टाचार के खून से रंगा हुआ है, तो आप कम से कम और जो चारणगिरी आप परिवार की, जो राजतंत्रात्मक सत्ता की चारणगिरी आप कर रहे हैं, उसको बंद करें तो ठीक रहेगा। परिवार के बारे में क्या जानोगे? आपकी भावनाएं पारुल जी जरा रुकना होगा, राजेंद्र जी रुकना होगा। सवाल करने के बाद जवाब के लिए भी थोड़ी हमें ये जो क्षमता दिखानी होगी ना, थोड़ा सा रुक जाइए। का ये जो चारण बैठा है, इस चारण का वो आप बंद रखिए तो मैं अपना जवाब दूं। थोड़ा पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, रुक जाइए, तीनों रुक जाइए।
पूजा जी तो बैठे हुए हैं। दायरे में रह के बात करा थोड़ा करिए। सब्र 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 हाँ, वेट प्लीज। डिबेट के हिसाब से पर्सनल अटैक नहीं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर क्या आप ब्लेम कर रहे हैं? हाँ, आप अपनी बिल्कुल पार्टी का पक्ष रखिए ना, रुक जाइए। सोशल इंजीनियरिंग भी त्रिपाठी जी इसमें देखी गई है कि जहां उपचुनाव है वहां पर उसी हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जो प्रभारी मंत्री हैं उनका चयन हुआ है। ये कितना फॉर्मूला फिट हो पाएगा उपचुनाव के लिहाज से भी त्रिपाठी जी? देखिए पारुल जी, ठीक है, चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं, जातियों से, धर्मों से, कार्य से, हर तरह से वो अपना रणनीति कुरुक्षेत्र होता है उसको सजाते हैं कि कैसे भी हम चुनाव जीते। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक रणनीति बनाई है, उसको जो है प्रभाव सौंपे हैं लोगों को कि कैसे कैसे जीतना है। तो इसमें कोई एक अलग बात नहीं है, कह सकते हैं इसको कि क्योंकि चुनाव जीतना है तो उसके लिए सब कुछ आजमाना पड़ता है, काम की बात भी करनी है, विकास की भी बात करनी है, लोगों को वहाँ जो लोग है सोशल इंजीनियर उसकी भी बात करनी है। क्योंकि इस यूपी के चुनाव में पिछला जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें देखिए जातियां को लेकर के इतना ज्यादा माहौल बना जिसका कई अगर देखें बहुत असर हुआ इस चुनाव में। तो अभी भी कम नहीं बन रहा है सर, जातियों को लेकर अभी भी दोनों ही पार्टियां 10 कदम एक दूसरे से आगे चलने की कोशिश कर रही हैं। अभी देखिए खबर निकल के आ रही है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अखिलेश यादव, मंगेश यादव के परिवार से मिलने के बाद। तो ये यादवों को साधने की तो रणनीति है सपा की, और क्या है? नहीं बिल्कुल, ये तो वही कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपने जो प्रभारी बनाए हैं उन्होंने भी उस चीज को, चूंकि जब आप युद्ध लड़ाई में जा रहे हैं, आप किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं तो आपको भी उस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आप देखिए जंगे मैदान में अगर दुश्मन की चाल ना भांपी जाए तो फिर आप उस मैदान में कच्चे खिलाड़ी कहलाते हैं। ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास, कुछ और चीजें भी मैं आपसे समझूंगी। पूजा जी आप अपनी बात रखिए और उसके साथ जो सोशल इंजीनियरिंग को हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको कहा ही जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा ही जा रहा है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और खिलाड़ी कच्चा ही कहलाता है जब सामने वाले के अस्त्र शस्त्र ना भांप के चले। तो देखिए पारुल जी, अभी आपने जो है कहा कि समाजवादी पार्टी यादव को साधने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर तो आपको ये भी कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी छात्रों को साधने की कोशिश कर रही है। आपकी ऑडियो चली गई मैडम, किसको साधने की कोशिश कर रही है? छात्रों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हम महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखा जाए तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इससे कास्ट नहीं है ना मैडम, वो तो एक कॉमन जेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं ना, कॉमन जेंडर में आती हैं वो चीजें, वो आप सभी के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई कास्ट नहीं है। यहाँ कास्ट है और इसलिए सोशल इंजीनियरिंग की बात है। कार्रवाई करेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी कास्ट देख करके जो है कार्रवाई करेंगे, जुडिशरी को हाथ लेंगे तो प्रश्न तो उठता ही है ना पारुल जी। आप जो उठा करके देखेंगे आंकड़े तो 39 जो है अभी तक फेक एनकाउंटर हुए। मैं जो रियल एनकाउंटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेक एनकाउंटर्स की बात कर रही हूँ। फेक एनकाउंटर्स में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम, यादव और दलितों के अगेंस्ट जो है फेक एनकाउंटर किया गया है। ये ह्यूमन राइट्स ने जो है आरटीआई के तहत जानकारी मांगी और आपको ही बताओ कि ह्यूमन राइट्स ने ये भी एश्योर किया कि 5-5 लाख रुपए जो जिनका फेक एनकाउंटर, आपको लगता है कि जिनका एनकाउंटर हुआ उनके फेवर में खड़े होके उस पाले का वोट आप ले लेंगे? ऐसा है क्या? नहीं, हमें ये नहीं लगता कि हम इस पाले का वोट ले लेंगे उस पाले का वोट ले लेंगे। हमारा बस इतना मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो वो होना चाहिए। जुडिशरी अगर किसी को जजमेंट दे देती है फांसी की सजा तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर जुडिशरी किसी को फ्री करती है तो वो फ्री होगा। ठीक है, वो अपनी चालें चल रहे हैं, अपने मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं उनकी कास्ट स्ट्रैटेजी के तहत, आप अपने मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कास्ट स्ट्रैटेजी के तहत। ये सही है, ये फिट बैठता है ना पूजा जी? पूजा जी फ्रीज हो गए हैं, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। राजेंद्र जी, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और जब काम की बात आती है और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो जातियों के बगैर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पढ़ा ही नहीं जा सकता। और ऐसे में जब सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो क्या ये फॉर्मूला जो है बीजेपी अपना रही है? जाहिर सी बात है वो अपने तैयारियां कर रहे हैं और मिनिस्टर्स हैं जिनको प्रभार सौंपे गए हैं, अब उनको मुस्तैद कर दिया गया है कि एक रात हर जिले में जाकर बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो कारगर साबित होगा और आपके पीडीएफ फॉर्मूले पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे, योजनाओं को बताएंगे, जिन्हें नहीं फायदा मिला उसको पकड़ पकड़ के फायदा दिलवाएंगे। हाँ जी राजेंद्र जी, देखिए पहले भी यही लोग थे और अब भी यही लोग हैं। जब पहले कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? और जहां तक बात इंडिया गठबंधन की है तो इंडिया गठबंधन हर उस आखिरी आदमी के साथ खड़ा हुआ है और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है और बार बार कहा है
कि जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम तो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, हम संविधान को लेके साथ में चल रहे हैं, संविधान को कुचल के नहीं चल रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल के नहीं चल रहे हैं। जो संविधान में है इस देश को चलाने की व्यवस्था, हम उस व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। और उसी के तहत सोशल इंजीनियरिंग भी है, जो इस देश में सबसे बड़ी चीज है। अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए पिछले कितने सालों से सोशल इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है, और सोशल इंजीनियरिंग पे ही पूरा राजनीतिक जो है परिवेश कहीं ना कहीं डिपेंड है। और आज के समय में जो बीजेपी, आपका जवाब राइट हैंड साइड की तरफ है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है? आज के समय में जो बीजेपी ने जो जातिवाद और जो जिसको बड़ा दिल खोल के मान लिया आप कि जाति के बगैर ना बात बनेगी भैया, है ना? ठीक है। बालकृष्ण पांडे जी, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो गई, काम की बात हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोगों ने बार बार यही कहा कि कहीं तो कुछ तो कमी रही होगी, जनता ने तभी तो आपको कम सीटें दी, कम वोट दिए, और अब जब उपचुनाव की बारी है तो साबित करना है, इसलिए भी जोर लगाना है। जी पारुल जी, पहले तो मुझे बीच में अगर इंटरप्ट ना करे तो अच्छा रहेगा। अपना जो कि इन्होंने बहुत सारी बात की, मैं जवाब दे दूं। देखिए 10 साल की सरकार में चुनाव में सीटें कमाना, आना जाना, ये जनतंत्र है। जनतंत्र में जनता का निर्णय सर माथे पे होता है, और मुझे लगता है कि उसका सम्मान हृदय से करना चाहिए। हम भी उसका सम्मान करते हैं, और एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक सांगठनिक दल होने के नाते जो कमियां रह गई हैं हम उसकी समीक्षा करके उसको ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार से इस देश में अंत्योदय को, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर लाने का काम, चाहे वो एक बिना भ्रष्टाचार के आवास देना हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में रहने वाले हमारा जो अंतिम छोर में जो दीनदयाल जी का स्वप्न था कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक विकास की मुख्य धारा में नहीं शामिल नहीं होता है, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है, और भारत अविकसित रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संकल्पना को साकार करते हुए जिस प्रकार से इस देश में काम किया और आम जन को सुखी करने का यत्न किया, वो निश्चित रूप से इस भारत के जनतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर। एक तरफ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया, दूसरी तरफ हमने गरीबों को भी ऊपर ले आने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा संगठन प्रधान दल है, और उसके नाते जो हमारे वैचारिक लोग हैं जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनको सामने रख के हमने काम करने का प्रयास किया है। तो एक चीज मैं बता दूं, कांग्रेस ने क्या किया, हमेशा खानदान को पोषित करने का काम किया। अभी राहुल गांधी का देख लीजिए, राहुल गांधी की जो बयान है वो भारत के विरोध के बयान है, भारत के दुश्मनों के साथ जिस प्रकार से सबके साथ खड़े होते हैं, संविधान की गांधी जिस प्रकार से भारत द्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं, राहुल गांधी का भारत द्रोह स्पष्ट रूप से अमेरिका में परिलक्षित होता है। तो राहुल इस देश की जनता, इस देश का जनमानस और ठीक से जानता है कि ये राष्ट्रद्रोही को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी के विषय में मत स्थापित हो चुका है, और राहुल गांधी का बालपना और बच्चे की शैतानी जो है ना, इस देश की जनता देख रही है, बालक की शैतानी को जनता देख रही है। इस शैतानी को आलोक त्रिपाठी जी के पास जा रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट लेकर मैं वाइंड अप करूंगी क्योंकि इजाजत अब समय दे नहीं रहा है। आप लोग तू मामे की डिबेट में मत फंसिए। आलोक जी, सब कुछ आप देख रहे हैं, राजनीति में उठा पटक, चाहे वो सत्ता पक्ष। अरे सब्र राजेंद्र जी, प्लीज कंट्रोल सर, कंट्रोल, बीपी बढ़ जाएगा, सब्र। आलोक जी, जिस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से साम दाम दंडभेद करने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो भी तमाम प्रयास कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष में है तो उस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, वो विपक्ष में तो उस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव में कितना भारी भरकम मुकाबला होने वाला है और कौन आपको लग रहा है भारी होगा? त्रिपाठी जी। देखिए परुल जी, जब लोकसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद जहां समाजवादी पार्टी कह ली या इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित थे उस परिणाम से, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंतित थी कि आखिर कहां चूक हो गई। और उसी के बाद से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी की सरकार ने, चाहे निगमों में समायोजन का मामला हो, चाहे आयोगों में भर्ती करने का मामला हो, चाहे परीक्षा का मामला हो, चाहे ऑनलाइन हाजिरी का मामला हो, चाहे बुलडोजर का मामला, कई ऐसे मामले थे जिनको उन्होंने वापस लिए या जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समायोजन किया। प्लस
जहां जहां चुनाव होने हैं उन चुनावों की जिम्मेदारी, उन जिलों की जिम्मेदारी सभी को सौंपी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ना चाह रही है, और वो जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आया उस परिणाम के बाद से वो इस उपचुनाव के परिणामों के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में अभी जनाधार कम नहीं हुआ है। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के नेता ने जिस तरह से एनकाउंटर वाले मामले को पिछले कई दिनों से एक हाईलाइट बना दिया है, एक बड़ा सुर्खियों में ला दिया है, तो जाहिर है। लेकिन एक सवाल उठता है कि शायद कभी कभी कोई निर्णय गलत भी साबित हो जाते हैं और कभी कभी कोई निर्णय अच्छे साबित हो जाते हैं। एक सवाल ये उठता है कि जो मामला आ रहा है, एक वो अपराधी था, उस अपराधी को लेकर के इतना महिमा मंडन करना, और वो जाति को, तो जाति की अगर राजनीति करेंगे तो वो यादव जाति तो वैसे भी रणनीति उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि इसी वजह से बहुत किरकिरी हुई थी अखिलेश यादव की, जब उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट हाई था और इस तरह की घटनाएं होती थी, वो किसी से छुपी नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां प्रभार जो है मंत्रियों के बदल दिए, जिले जो है मंत्रियों के प्रभार वाले वो बदल दिए गए हैं, और इसके पीछे वजह परफॉर्मेंस भी बताई जा रही है, और फिर उपचुनाव भी। और उपचुनाव के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग करके हर मिनिस्टर को जिले का प्रभार दिया गया है। ये कितना कारगर साबित होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन जाति वाली पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, और इसके लिए साम दाम दंड भेद सारे दल अपना रहे हैं। सत्ता पक्ष अपने तरीके से, विपक्ष अपने तरीके से। लेकिन अब ये तो बताता है ये प्रभार का बदलना कि कहीं ना कहीं जनता में इन मंत्रियों को लेकर नाराजगी रही होगी, या उनका काम पसंद नहीं आया होगा, या खुद मुख्यमंत्री ने जब आकलन किया होगा तो अपने जिले में एक्टिव रहते ही नहीं है, इसीलिए इनको आने जाने या बाहर जाने की संकेत मिल गए हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।